सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। सहकार रेडियो के श्रोताओं को ओम का नमस्कार। कहानियों का कारवां में आज सुनिए उदय प्रकाश की कहानी आचार्य की रजाई। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित दत्तात्रेय के दुख कहानी संग्रह से इस कहानी को लिया गया है। तो सुनिए ये कहानी आचार्य की रजाई। ये तब की बात है जब सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय आज की तरह ही बेरोजगार और बदहाल थे। और जैसा कि कुछ लोगों की फितरत होती है, विनायक दत्तात्रेय ने भी बदहाली और फाका कशी के उन दिनों में इश्क किया, शादी की और 2 अदद बच्चों के बाप बन गए। उन दिनों वो दिल्ली के एक मशहूर विश्वविद्यालय के पास बीर सराय नामक मोहल्ले में 10 बाई 8 फुट के कमरे में, जहां उनके आगमन के पहले मकान मालिक चौधरी मंगत राम की 2 भैंसें बदती थी, सपरिवार रहते थे। उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में सोना, उसी कमरे में दरवाजे के पास नहाना, पेशाब आदि करना। दिशा फरागत के लिए वो सपरिवार बोतल शीशी लेकर दिल्ली की 70% जनता की तरह ही सड़क की पटरियों पर या भारतीय तकनीकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में हो आते थे। वो विख्यात संस्था अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं कर पाई थी जो 21वीं सदी की दहलीज पर खड़े सामान्य भारतीय नागरिकों के हगने मूतने की कोई सस्ती और सुलभ व्यवस्था कर सके। उत्तर आधुनिकता और समाजवाद आदि का आगमन राजधानी के इस परिवेश और पर्यावरण में भी होना था, लेकिन आज की ही तरह तब भी वो आगमन यहाँ नहीं कहीं और हुआ था। सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय उन दिनों विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर थे। घर का किराया, राशन, बच्चों के लिए दूध और कपड़ा, दवा आदि का खर्च चलाने के लिए वो अनुवाद, ट्यूशन, प्रूफ रीडिंग वगैरह करते थे। और उन्होंने अपने उन विवादास्पद और विख्यात नाटकों को उसी दौरान लिखा था, जिनके अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अब तक हो चुके हैं और जिन नाटकों की बदौलत वो आज जाने जाते हैं। जाड़ा आ रहा था। दिल्ली का जाड़ा कुख्यात है। विनायक दत्तात्रेय भैंस के जिस भूतपूर्व कटरे में पत्नी और अपनी 2 नन्ही संतानों के साथ निवास कर रहे थे, वहां दरवाजा नहीं था। लोहे की छड़ की सलाखों वाली फटकी थी। उसमें दरी, चादर, पत्नी की एकमात्र शॉल आदि लटकाने के बावजूद हवा सीधे अंदर आती थी। हवा भी ऐसी जो शिमला, मनाली, हिमाचल और पता नहीं कहां से, जहां जहां भी बर्फ गिरती है वहां वहां से होकर बर्फीली छुरी कटार लेकर आती थी और सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के परिवार पर हमला कर देती। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रजाई एक ही थी, जिसमें विनायक दत्तात्रेय के परिवार के 4 प्राणियों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से था। लेकिन नई रजाई खरीदने लायक पैसा सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के पास नहीं था। रजाई तो चाहिए, जाड़ा जबरदस्त है, विनायक दत्तात्रेय ने सोचा। वो सुबह ही आरके पुरम के सेक्टर 3 के मार्केट के बाहरी कोने में रजाई गद्दे भरने सिलने वाले मकसूद मियाँ की दुकान में बैठ जाते और यहाँ वहां की बातें करते रहते। मकसूद मियाँ गरीबी में तो थे, लेकिन उनका दिल तंग नहीं हुआ था। उन्हें ये जानने में देर न लगी कि अदबो मुसव्विरी का ये आला दर्जे का हुनरमंद शख्स दरअसल दिल्ली के जाड़े से परेशान है, लेकिन रजाई भरवाने सिलवाने लायक पैसे इसके पास नहीं है, इसलिए दुनिया भर के फलसफाना बातें करता हुआ बैठा रहता है। लेकिन मकसूद मियाँ ये भी ताड़ गए थे कि इस शख्स में अहमकपना और घमंड कुछ इतना है कि मुफ्त की रजाई ये कबूल नहीं करेगा। तो उन्होंने एक चाल चली। अगली सुबह जब विनायक दत्तात्रेय उनके दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मकसूद मियाँ एक रजाई का गिलाफ अपनी गोद में आधा फैलाए बैठे, गिलाफ को उंगलियों से टटोलते और गौर से उसे देखते हुए बड़ी संजीदा फलसफाना आवाज में मकसूद मियाँ ने पूछा, विनायक भाई, देख रहे हैं रजाई का गिलाफ? देख रहा हूं, विनायक दत्तात्रेय ने कहा।
जाहिल है यहाँ के कस्टमर, चालू चीजें खरीदते हैं। इसे देखिए, क्या उम्दा डिजाइन है। पुश्त दर पुश्त हथकरघे पर काम करने वाले जुलाहों और कारीगरों ने इसे तैयार किया है। जरा छू कर देखिए, कपास के सूत की नरमी और गर्मी आप दोनों महसूस करेंगे, मकसूद मियां ने कहा। रियली मकसूद भाई, वाकई उम्दा रजाई का गिलाफ है, विनायक दत्तात्रेय ने गिलाफ को उंगलियों से टटोलते हुए कहा। मकसूद मियां ने अपनी चालाक दानिशमंदी का पाशा फेंका। विनायक भाई, पता है इसका दाम क्या होगा, सिलाई भराई समेत? आप बताएं, विनायक दत्तात्रेय ने उदासीनता के साथ कहा। सिर्फ 45 रुपए, 3.5 किलो अच्छी उम्दा रुई और सिलाई भराई समेत तैयार शुदा रजाई की कीमत सिर्फ 45 रुपए। सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी सस्ती रजाई, ऐसा कैसे हो सकता है मकसूद भाई? इतने में तो दिल्ली में चप्पलें और बनियानें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। अब देख लो, मकसूद मियां मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कह ही डाला, पूरी दिल्ली में इससे कम कीमत की ऐसी बेहतरीन उम्दा गर्म रजाई मिल जाए तो हम अपनी दुकान बढ़ा लेंगे यहां से। 2 घंटे में रजाई भरकर तैयार हो गई और विनायक दत्तात्रेय उसे सिर पर लाद कर बेर सराय के अपने निवास की ओर लौटे। उनका हृदय भीतर भीतर किसी नन्हे मुन्ने खरगोश की तरह बार बार उछल कूद कर रहा था कि अभी जाकर वो पत्नी को चौंका देंगे और अपनी दोनों संतानों को स्कूल से लौटते ही डांट डपट कर इस नरम गरम उम्दा नई रजाई के भीतर भेज देंगे। ऐश करो बेटों। लेकिन जब तगाई के साथ खोल के बाहर निकल आई रुई की फाहों को बालों और कपड़ों में लपेटे विनायक दत्तात्रेय अपने भूतपूर्व भैंस के कटरे यानी निवास स्थान पर पहुंचे तो वहां विभाग के आचार्य प्रवर करकट विराजमान थे। पत्नी ने उन्हें चाय दी थी जिसे वो पी रहे थे और साथ में नमकीन जिसे वो चबा रहे थे। अत्यंत सुंदर रजाई है, अत्यंत महंगी होगी। पत्नी से पहले रजाई को देखकर चौंकने वाले आचार्य करकट थे। नहीं सर, सिर्फ 45 रुपए की है, विनायक दत्तात्रेय ने सच सच बताया। आचार्य करकट का मुंह आश्चर्य में सिकुड़ फैलकर वराह जैसा हो। एक हमें भी चाहिए, ला दोगे? अब विनायक दत्तात्रेय मना कैसे करते? मकसूद मियां की तरह वो भी तंगगस्त और तंगजेब भले ही हो, दिल खासा लंबा चौड़ा था। इसके अलावा आचार्य करकट उसी विभाग में प्राध्यापक थे जिस विभाग में विनायक दत्तात्रेय शोध कार्य कर रहे थे। शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष आचार्य कौटिल्य केसरी के साथ उनकी बड़ी घनिष्ठता थी। कहा जाता था कि आचार्य करकट ने महा आचार्य लीला पुरुषोत्तम की रसोई का काम करके तथा अपनी वाणी से उन्हें प्रसन्न करके विभाग में ये नौकरी प्राप्त की थी, वरना उनका अकादमिक रिकॉर्ड संप्रति बेरोजगार, बदहाल और भूतपूर्व भैंस के कटरे में निवास करने वाले सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के मुकाबले खासा खराब था। मैं कल ही ला दूंगा, विनायक दत्तात्रेय ने फौरन वादा कर लिया। वो आचार्य करकट को हर हाल में खुश करना चाहते थे। दरअसल विनायक दत्तात्रेय इतने संकोची और गड़बड़ जीव थे कि वो किसी को सीधे सीधे खुश भी नहीं कर सकते थे। खुश वो अपने शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी को करना चाहते थे, लेकिन सीधे नहीं, आचार्य करकट के माध्यम से। उन्हें हमेशा उम्मीद रहती थी कि विभाग में जब महा आचार्य कौटिल्य केसरी के साथ आचार्य करकट बैठेंगे तो उनसे प्रसन्न करकट अवश्य कोई न कोई बात कहेंगे जिससे उनके शोध निर्देशक और विभागाध्यक्ष आचार्य कौटिल्य केसरी प्रसन्न होंगे। विनायक दत्तात्रेय अपनी तंगहाली, बेरोजगारी और परिवार के बोझ से परेशान और खस्ता हाल हो चुके थे। उन्हें किसी न किसी नौकरी की तत्काल जरूरत थी जिससे उनकी आय नियमित हो और परिवार की दाल रोटी चले। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय को दोनों आचार्यों ने कभी कोई नौकरी नहीं मिलने दी। आचार्य कौटिल्य केसरी और आचार्य करकट यद्यपि एक दूसरे के विरुद्ध जड़ काटू षड्यंत्र और पृष्ठभूमि निंदा आदि करते रहते थे, परंतु विनायक दत्तात्रेय को नौकरी न मिलने देने के मामले में दोनों के बीच अमेरिका और इंग्लैंड या भारत और भूटान जैसी एकता थी। दोनों कहते थे, साला फटीचर पगलेट पैंचो जीनियस बना फिरता है, घुटने टिकवाकर महरौली रोड की गिट्टी में जब तक नाक नहीं रगड़वा लेंगे नौकरी नहीं मिलने देंगे। बहरहाल अब रजाई प्रकरण, ये पकड़ो 50। आचार्य करकट ने अपनी जेब से 50 का नोट विनायक दत्तात्रेय को पकड़ा दिया। विनायक दत्तात्रेय जब मकसूद मियां को 50 का नोट देते हुए दूसरी रजाई की मांग की तो मकसूद मियां का हलक सूख गया।
दिल घुटने मुड़कर नीचे बैठ गया और दिमाग में सनसनाती बिजली दौड़ गई। किसी हाल में रजाई 110 रुपए से नीचे नहीं पड़ती थी। वो तो मकसूद मियां ने इस तंगहाल, नेक और हुनरमंद इंसान विनायक दत्तात्रेय को मुसीबत ज़दा पाकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब वही हमदर्दी खुद उन्हीं के पेट पर लात मारने चली आ रही थी। मकसूद मियां ने विनायक दत्तात्रेय से इस अचानक एक और रजाई की जरूरत के बारे में पूछा। विनायक दत्तात्रेय ने उन्हें सच सच बता दिया। मकसूद मियां ने कहा, अब विनायक भाई, तुम्हारी नौकरी का सवाल है, इसलिए उस हद दर्जे तक गिरे हुए मकौड़े के लिए मैं रजाई भरवा देता हूँ, वरना तो तुम जानते ही हो कि हमारे मजहब में सूअर को छूना और देखना तक नापाक है। उसे रजाई उड़ाने की तो बात ही छोड़ो। शाम 6 बजे तक रजाई तैयार हो गई। मकसूद मियां ने अपने होने वाले नुकसान को जितना कम कर सकते थे किया। 3.5 किलो की जगह 3.25 किलो रुई भरी गई। उसमें से भी आधी रुई किसी पुरानी रजाई से निकाल कर धुनी गई। धूल पानी खाई हुई मुर्दा रुई। रजाई का अस्तर भी पतला और सस्ते लंकलाठ का, जो पोस्ट ऑफिस में पार्सल लपेटने के लिए काम आता था। गिलाफ के ताने बाने भी जरा छितराए हुए और एक दूसरे से अलग हटे हुए। रुई के थक्कों को बाल, भौं, कंधे और चेहरे पर लपेटे सिर पर रजाई को लादे सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय जब आचार्य करकट के फ्लैट में पहुंचे और रजाई को फर्श पर रखकर अपनी नजरें ऊपर उठाईं, तो उस समय लुंगी लपेटे हुए अधेड़ आचार्य करकट एक गंवार और नाबालिग लगती शिष्या को रूप तथा अंतर वस्तु एवं विडंबना तथा विरोधाभास समझाते हुए पटाने में निमग्न थे। आचार्य करकट को ऐसे गंभीर उत्तर आधुनिक विमर्श के बीचों बीच विनायक दत्तात्रेय द्वारा इस तरह रजाई का पटकना अत्यंत असहनीय लगा। उस नाबालिग और मूर्ख रूप वाली अत्यंत घाघ और चालाक अंतर्वस्तु की शिष्या ने कुर्सी पर रख दी गई चुन्नी को अपने से ढका, टांगे जोड़ ली। विनायक दत्तात्रेय अचकाए हुए किसी फ्रिज शॉट की तरह उन दोनों के सामने खड़े थे। नीचे फर्श पर रजाई थी। हालांकि विनायक दत्तात्रेय विभाग के सीनियर रिसर्च स्कॉलर थे और वो लड़की MA प्रथम वर्ष की कनिष्ठ छात्रा, परंतु न तो आचार्य करकट ने उनसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, न उस लड़की ने उनके प्रति कोई ऐसी सम्मानजनक मुद्रा प्रदर्शित की। तो मैं चलूं सर? विनायक दत्तात्रेय ने स्वयं को सूप में कंकड़, कबाब में हड्डी या दाल भात में मुसलचंद जैसा अवांछित और उटपटांग स्थिति में पाकर कहा। तभी आचार्य करकट ने रजाई को गौर से देखा और उठकर उसे उन्होंने फैला दिया। रजाई से ये संपूर्ण साक्षात्कार किसी ग्रीक त्रासदी के अंतिम प्रसंग की तरह ही अत्यंत गहरा और मर्मांतक सिद्ध हुआ। ये रजाई है? हाँ? आचार्य करकट की आंखों में वासना का मद भरा रस नहीं, क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। अचानक आचार्य करकट की वो नाबालिग रूप और घाघ अंतर वस्तु वाली शिष्या हंसी। मेरे को तो सर सच्ची बोले रजाई नहीं लिफाफा लगती है। विनायक दत्तात्रेय ने बड़ी निरीह, पराजित और पीड़ा भरी आंखों से उस छात्रा को देखा, लेकिन उस पर उनकी दृष्टि का कोई असर नहीं हुआ। मैं तो सर आपसे सच कह रही हूं, मेरी अम्मा इस कपड़े का पोछा भी नहीं लगाएंगी। आचार्य करकट अपनी लुंगी संभालते हुए चिंगियाती आवाज में चिल्लाए, ले जाओ तत्काल इस लिफाफे को मेरे सामने से। अपमानित, दुखी और तंगहाल बेरोजगार विनायक दत्तात्रेय जब रजाई को पुनः सिर पर लादे आचार्य करकट के फ्लैट से निकल रहे थे, तो पीछे से आवाज आई, वो 50 रुपए वापस कर जाना, यहां नहीं, विभाग के मेरे कमरे में, समझे? 3 दिन बाद सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय के शोध प्रबंध भारतीय साहित्य में नैतिक चेतना का दूसरा अध्याय शोध निर्देशक आचार्य कौटिल्य केसरी ने कड़ी टिप्पणी के साथ रिजेक्ट कर दिया। उस साल दिल्ली का भीषण जाड़ा बेरसराय नामक मोहल्ले में चौधरी मंगत राम के भूतपूर्व भैंस के कटरे में रहते हुए कई साहित्यिक पुरस्कारों आदि से सम्मानित सुप्रसिद्ध नाटककार और चित्रकार विनायक दत्तात्रेय ने भयानक गरीबी में 3-3 रजाइयों के साथ मजे में काटा। पूरे हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद कांड को लेकर दंगे और चुनाव हो रहे थे, उस दौरान हर रात सोने से ठीक पहले विनायक दत्तात्रेय का पूरे 4 प्राणियों का परिवार एक स्वर में रजाई में घुसकर एक साथ बोलता था, शुक्रिया मकसूद भाई, तेरा लाख लाख शुक्रिया, भगवान तुझे सलामत रखे। विनायक दत्तात्रेय अभी भी वही रजाई सर्दियों में ओढ़ते और गर्मियों में बिछाते और उसी को ओढ़कर या बिछाकर अपने विवादास्पद और चर्चित नाटक लिखते हुए अपनी और अपने परिवार की दाल रोटी चलाते हैं।
तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे उदय प्रकाश की कहानी आचार्य की रजाई। कहानी आपको कैसी लगी? फेसबुक या यूट्यूब पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.सहकाररेडियो.com देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे, ओम को। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।